उद्योग, सॉरी राजस्थान के उद्योग, कल यही बोला था। आज चलते हैं भारत के लघु उद्योग और कुटीर उद्योग राजस्थान के। तो हेडिंग डालेंगे राजस्थान के कुटीर उद्योग। लघु और बृहद उद्योग मैंने आपको समझा दिए थे, ठीक है ना। अब इससे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या होते हैं कुटीर, क्या होते हैं लघु, क्या होते हैं मध्यम और क्या होते हैं बृहद उद्योग, किसको कहते हैं? पढ़ने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि बृहद उद्योग क्या होता है, लघु उद्योग क्या होता है, मध्यम उद्योग क्या होता है और कुटीर उद्योग क्या होता है, किसको है जानकारी इसकी। मेरा सवाल क्लियर है। सबसे पहला है बृहद उद्योग किसे कहते हैं। दूसरा सवाल है मध्यम उद्योग किसे कहते हैं। तीसरा मेरा सवाल है लघु उद्योग किसको कहते हैं। और चौथा मेरा सवाल है कि कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। कुटीर उद्योग क्या है ये? लघु उद्योग कहते हैं 25 लाख से 5 करोड़ का पूंजी निवेश। अगर आपने 25 लाख से लेकर 5 लाख तक की पूंजी का निवेश किया है तो वो लघु उद्योग। अब चलते हैं 5 करोड़ से 10 करोड़ अगर पूंजी निवेश है तो मध्यम उद्योग है, और 10 करोड़ से अधिक का अगर है तो आपका बृहद उद्योग है। कुटीर उद्योग 25 लाख से कम, यह है क्राइटेरिया। तो आज हम कुटीर उद्योग पढ़ रहे हैं। सवाल इसका जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश जो किया गया है, वो निवेश होना चाहिए 25 लाख से कम, यह है क्राइटेरिया। तो आज हमको पढ़ना है राजस्थान के कुटीर उद्योग। क्लियर हो गया? सवाल, ये आर्ट्स एंड कल्चर का भी मैटर है, आर्ट एंड कल्चर वाले भी पढ़ाते हैं, लेकिन आपने कहा कि नहीं आप पढ़ाओ तो मैं पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी एक चीज बोली है, राजस्थान सरकार की आय का सबसे बड़ा जरिया सूती वस्त्र उद्योग है। राजस्थान सरकार की आय के दूसरे बड़े जरिए 2 हैं। नंबर 1 हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल, हस्त कला उद्योग, और दूसरा है जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए भी मैंने आपको बताया था कि हमारे राजस्थान की जेम्स और ज्वेलरी जो डिपेंड है, वो डिपेंड किस पर है? तांबड़ा, गार्नेट, जो अजमेर की नागपाड़ी से निकलता है, जिसको हम लोग रक्तमणि कहते हैं, खून जैसे कलर है, और इसका जो है रिफ्लेक्शन पावर बहुत तगड़ा है, तो वो वाला उद्योग है। कभी 19% आय हुई है हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल से और 20% जेम्स एंड ज्वेलरी से। कभी 19 पर जेम्स आ गया तो 20 पर, यानी ये दोनों बराबर भी चल रहे हैं। ये है हमारे राजस्थान सरकार की आय के सबसे बड़े जरिए। अब सवाल पैदा होता है आगे कि सर्वाधिक व्यय किस पर है। अगर हम व्यय की बात करें तो एनर्जी रिसोर्सेज पर सबसे ज्यादा व्यय हमारी राजस्थान गवर्नमेंट का है। हमारे बजट का लगभग 1/3 भाग, बल्कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने उस पर 36.38% व्यय किया है, जो 1/3 से भी थोड़ा सा ज्यादा। अब सवाल पैदा होता है कि ये आय के बहुत बड़े जरिए हैं हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल। इससे सबसे पहले
लिखिए ब्लू पॉटरी, हस्तकरघा उद्योग के अंदर हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल में सबसे पहले ब्लू पॉटरी। हाँ, ये कुटीर उद्योग बेटे, इनका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम है। कुटीर उद्योग में सबसे पहले है आपकी ब्लू पॉटरी। अब ब्लू पॉटरी के बारे में लिखिए, इस कला को ईरान से भारत लाया गया है। इस कला को ईरान से भारत लाया गया है। यह मानसिंह प्रथम के समय जयपुर लाई गई थी। यह मानसिंह प्रथम के समय जयपुर लाई गई थी, जबकि इस कला का सर्वाधिक विकास, फिर सुन लीजिए बेटे, ब्लू पॉटरी का जन्म ईरान है, ये ईरान से लाई गई है। मानसिंह प्रथम के समय इसे जयपुर लाया गया था, किंतु सवाई राम सिंह जी के समय इस कला ने सर्वाधिक उन्नति और प्रगति की। मान सिंह जी के समय लाई है, मगर राम सिंह जी के समय इस कला ने सर्वाधिक उन्नति अथवा प्रगति की है। सर्वाधिक उन्नति एवं प्रगति की है। कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पॉटरी के लिए, कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पॉटरी के लिए 1974 में 1974 में 1974 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ये आपको जानकारी में नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। सवाल बेटे, एक पद्मश्री पुरस्कार होता है, उसके बाद में एक पद्म भूषण पुरस्कार होता है और एक पद्म विभूषण पुरस्कार होता है। जब हम लोग राजस्थान से परीक्षा दे रहे हैं तो हमको ये पूरा मालूम होना चाहिए। तो कृपाल सिंह शेखावत को तो 74 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार भारत सरकार देती है और सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म भूषण। इसके बाद में सेकंड होता है, पहले विभूषण फिर भूषण और उसके बाद में होता है पद्मश्री। पद्मश्री 3rd नंबर का पुरस्कार है। मैंने ऐसे लिखे हैं, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा। ये है हमारे 3 पुरस्कार। रटा हुआ याद होना चाहिए। पढ़ा तो मैं ब्लू पॉटरी रहा हूं, लेकिन सबसे पहला पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला है? सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार मिला है श्रीमती रतन शास्त्री को, जो वनस्थली विद्यापीठ की संस्थापिका रही है। ये हीरालाल शास्त्री की पत्नी है और हीरालाल शास्त्री वो व्यक्ति है जो राजस्थान का सबसे पहला मनोनीत मुख्यमंत्री रहा है। इसको 1956 में मिला है। राजस्थान की पहली महिला या प्रथम व्यक्ति, महिला कह दो या आदमी कह दो, पहला पुरस्कार इसी को मिला है, श्रीमती रतन शास्त्री। 1955 1955 में मिला है। उसके बाद में पद्म भूषण पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला है? यह मिला है जानकी देवी बजाज को, जो जमनालाल बजाज की पत्नी है और राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। जानकी देवी बजाज, पद्म भूषण। क्लियर? थोड़ा सा करेक्शन करेंगे बेटे। पद्म भूषण जानकी देवी बजाज को नहीं मिला, करेक्शन करें, गलती हो गई, सुधार करें। यह मिला है इंदिरा गांधी नहर के सर्वेयर
कंवर सेन, कंवर सेन लिखें इसकी जगह, कंवर सेन को मिला है। और विभूषण मिला है जानकी देवी बजाज। विभूषण जानकी देवी बजाज, जमनालाल बजाज की पत्नी है, महात्मा गांधी के साथ में रही है। उसके बाद विनोबा भावे के साथ इसने भूदान आंदोलन में भी योगदान दिया है और देश की आजादी के लिए लड़ी है ये औरत। विभूषण इसको मिला है। भूषण मिला है कंवर सेन और पद्मश्री मिला है रतन शास्त्री को। क्लियर हो गया? ये पुरस्कार आपको याद रखने, और यही पुरस्कार ब्लू पोट्री के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत को भी दिया गया है। इनको 1974 में दिया गया है, 94 में दिया गया। चलिए बेटे, अब ये ब्लू पॉटरी क्या होता है? ये कप, प्लेट, चीनी की प्लेटें, ये पहले ब्लू कलर में आती थी, आजकल डिफरेंट कलर में आनी शुरू हो गई है। और डिफरेंट कलर में, अलग अलग रंगों में इसका प्रयोग जो शुरू किया वो बीकानेर ने किया। ये बीकानेर याद रखने की कहीं आवश्यकता नहीं है, इतना याद रखना पर्याप्त। अब चलते हैं बेटे आगे। दूसरी आती है थेवा कला। थेवा कला, अब थेवा कला के बारे में लिखिए बेटे। यह प्रतापगढ़ जिले की, ये प्रतापगढ़ की कला है। बेल्जियम के कांच पर, जगह का नाम लिख रहा हूं, देश का नाम, बेल्जियम के कांच पर सोने की सूक्ष्म नक्काशी की जाती है। सोने की सूक्ष्म नक्काशी की जाती है। इस थेवा कला के जन्मदाता, इस थेवा कला के जन्मदाता नाथूजी सोनी है। नाथूजी सोनी, नाथूजी सोनी है थेवा कला के जन्मदाता। और 400 वर्षों से यही परिवार, 400 वर्षों से यही परिवार इस कला को जीवित रखे हुए बेटे, इस कला को जीवित रखे हुए बेटे। इतना पर्याप्त है थेवा कला के बारे में। बेल्जियम के कांच पर सोने की सूक्ष्म नक्काशी की जाती है। नक्काशी समझ में न आए तो इसे मीनाकारी की जाती है। अब चलते हैं थेवा कला के बाद अगली आती है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है, जो इंपॉर्टेंट है उसको ही पढ़ा रहे हैं, और वो है टेराकोटा। टेराकोटा नाथद्वारा तहसील के मोलेला गांव की यह कला है। नाथद्वारा तहसील के मोलेला गांव की यह कला है। नाथद्वारा तहसील की मोलेला गांव, मोलेला बोर्ड पे लिख देता हूं, देखें आप लोग, मोलेला। मोलेला गांव, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद की कला है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस कला को किसने डेवलप किया है? तो आप लोग लिखें बेटे, इस कला के मुख्य शिल्पी, इस कला के मुख्य शिल्पी खेमराज एवं मोहनलाल कुमार है। खेमराज एवं
मोहनलाल कुमार हैं बेटे इस कला के। अब सवाल ये पैदा होता है कि थेवा कला है कई है, किसको कहते हैं? टेराकोटा। अब टेराकोटा है क्या है, सवाल उसका हो रहा है। अब मेरी बात सुनिए बेटे, राजस्थान में कोई गांव ऐसा नहीं है, हम गांव की बात कर रहे हैं, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां भैरव जी के मंदिर न हो। सवाल, कुछ स्थानों पर इसे भैरू का मंदिर कहते हैं और कुछ स्थानों पर इसे धर्मराज का देवरा कहते हैं। डांगी समाज के लोग इसको धर्मराज का देवरा कहते हैं, डांगी समाज। और हमारे आदिवासी समाज और सवर्ण जाति के लोग इसको भैरू जी का देवरा कहते हैं। ये मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां, आपने हमारे अगर भैरू जी को देखा हो तो हमारे भैरव इस तरह से खड़े हुए, हाफ आस्तीन का शर्ट पहने हुए और इसके कमर के यहां नीचे फ्रॉक जैसा घेर है, ठीक है ना, और सावधान की पोजीशन में खड़े हुए, हाफ आस्तीन का बुशर्ट साफ दिखता है, उसके बाद में यहां पर फ्रॉक जैसा घेर है और इसके नीचे पांव खुले और ऐसे खड़े, बड़ी बड़ी मूछें हैं। ये हमारे भैरव जी है। इन भैरव जी के पास एक छोटा भैरव और होता है, वो इससे मूर्ति में थोड़ा छोटा होता है, बाकी होता वो भी ऐसा का ऐसा ही है, बनावट में कोई अंतर नहीं है। उसके बाद में एक साइड में एक और भैरव होता है, उसको कहते हैं, काले रंग से रंगते हैं तो काला जी, और इधर वाले को कहते हैं गोरा जी, और बीच में होते हैं भैरव जी। ये मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां हैं जिनको बाद में रंग किया जाता है और बड़ी बड़ी मूछें और ऐसी आकृति बनाई जाती है। ये 5 होती हैं, 3 तो मैंने आपको बता दी, मैन भैरव, काला जी और गोरा जी। इसके अलावा बेटे यहां पर यह भी होता है, एक इस तरीके का स्नेक बनाया हुआ होता है। उसके बाद में एक स्नेक इस तरीके का बनाए हुए होता है, कुंडली मार के और यूं बैठा हुआ होता है। ये 2 स्नेक भी होते हैं। कुल मूर्तियां होती है 5 होती हैं। इसको कहते हैं टेराकोटा। ये मिट्टी की बनी हुई है, बाद में इनको पकाई जाती है और पकाने के बाद में इसको भैरव का रूप दिया जाता है। राजस्थान का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां ये भैरव जी के मंदिर न हो। कहीं कहीं पर इनके मंदिर हैं, कहीं पर इनके मंदिर नहीं है। सवाल, कहीं पर भी खुले स्थान पर इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, फिर ये प्लेटफॉर्म इस प्रकार का होता है, फिर उसके बाद में ये प्लेटफॉर्म और ये प्लेटफॉर्म आगे तक जाता है और ये इस तरह से, और यहां पर लाइन वाइज भैरव जी बिठा दिए जाते, खुले में होते, लेकिन उस प्लेटफॉर्म की आकृति इस प्रकार की। यह टेराकोटा। अब आपको क्लियर हो गया, हर जगह पर आपको मिलेंगे। राजस्थान का वो देवता कौन से है जिसके भूमि चित्र हर गांव में देखने को मिलेंगे? ये राजस्थान का भूमि चित्र है, जमीन पर बना हुआ चित्र है। सवाल, राजस्थान में एक और क्वेश्चन पिछली बार आया है और उसको मैं बता दूं कि राजस्थान का वो गांव कौन सा है जहां ये भूमि चित्र अनिवार्यतः होता ही होता है। अब आप इसका जवाब दे दीजिए। गांव में ऐसा और कोई चित्र है जो जमीन पे बना हुआ है, हर गांव में होता ही होता है? दशा माता सही जवाब नहीं। अरे पथवारी होती है, गांव के बाहर पथवारी होती है। ये किसी न किसी जल स्रोतों के पास होती है और उसके बाद में इसकी हाइट 5 फीट होती है और इसकी चौड़ाई और लंबाई 3 फीट होती है, यानी ये वर्गाकार होती है।
3 फीट इधर, 3 फीट इधर, 3 फीट इधर और 3 फीट इधर होती है, और इसकी हाइट 5 फीट होती है। 3.5 फीट तक इसमें पत्थर वत्थर कुछ भी, गिट्टी विट्टी कुछ भी डालते हैं, मगर ऊपर का 1.5 फीट एरिया छोड़ दिया जाता है, जिसके अंदर हम लोग मिट्टी और गोबर की घास मिला करके डालते हैं। जब भी हम लोग यात्रा पे जाते हैं, 4 धाम की या कोई सी भी द्वारका जी की या किसी भी उत्तराखंड की यात्रा पे, तो हमारे घर वाले इसके अंदर जौ बोते हैं, जिसको जवारे कहते हैं। फिर आकर के हम गंगा जी के कलश भरते हैं और कलश में एक एक जौ का दाना रखते हैं। ये अनिवार्य परंपरा है। ये जौ उसी पथवारी में ही उगाए जाते हैं और हमारी घर की महिलाएं घर पे गीत गाती रहती हैं, और उसके बाद में डेली उसको जवारे को सींचने के लिए भी जाती हैं। ये पथवारी कौन सी देवी है, अब बता दीजिए। पथवारी को कौन सी देवी मानते हैं? पथवारी केवल गंगा जल भरने के लिए जवार बोए जाते हैं, जवारे वही नहीं है। प्राचीन काल में हमारी बहन बेटियों को जब हम ससुराल के लिए रवाना करते थे, तो हमारे गांव की औरतें उसको छोड़ने के लिए पथवारी तक जाती थी। पथवारी के ऊपर भी ये भैरव बने हुए होते हैं, कलश बना हुआ होता है, स्वास्ति का चिन्ह बना हुआ होता है, कोई सी भी 5 आकृतियां उसके ऊपर बनी हुई होती हैं पथवारी पे। और हमारी उस बहन और बेटी को हम लोग पथवारी तक छोड़ने जाते हैं, फिर उसके बाद वहां से हम वापस लौट के आ जाते हैं। पथवारी पथ की रक्षक देवी है। हम उससे ये प्रार्थना करके आ रहे हैं कि हमारी बहन बेटी जो जा रही है, रास्ते में हमारी बहन बेटी की रक्षा करें आप। तो पथवारी कौन सी देवी है? पथ की रक्षक देवी है, इसलिए इसको पथवारी कहते हैं। और हर गांव में ये चित्र आपको मिलेगा। ये भूमि चित्र है जो जमीन पर बना हुआ है। 5 फीट इसकी हाइट होती है, 3 बाई 3 का ही होता है। पथवारी पथ की रक्षक देवी है। तो टेराकोटा भी मैंने आपको बताया, ये भी राजस्थान का भूमि चित्र है जो जमीन पे बना हुआ चित्र है, और पथवारी भी जमीन पर बना हुआ चित्र है, जिसे हम पथ की रक्षक देवी कहते हैं। मेरा ख्याल है आपको टेराकोटा समझ में आ गया। इस खेमराज को और मोनाली कुमार को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है बेटे इस कला के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी टेराकोटा। अब चलते हैं टेराकोटा के बाद अगली कला, और वो है मथेरना कला। मैं बोर्ड पे नाम लिख रहा हूं। तो गया, हाँ हाँ ऊपर लिखता हूं। चल मथेरना कला, ये कला कहां की है बेटे? किसी को जानकारी है? वेरी गुड, फंटास्टिक, एब्सोल्युटली वेरी नाइस आंसर। लिखे बेटे, मथेरना कला बीकानेर की कला है। मथेरना कला बीकानेर की कला है। इस कला में पौराणिक कथाओं पर आधारित देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। पौराणिक कथाओं पर आधारित देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, किंतु मुख्य रूप से ईसर एवं गौरी के चित्र बनाए जाते हैं। ईसर और गौरी का मतलब क्या होता है? गणगौर,
यहाँ गणगौरें बनती हैं, ईसर और गोरी गणगौर में होते हैं। ये सारी गणगौर वहीं से बन करके आई है, बीकानेर से। हमारे यहां भी है। तो इन गणगौर को लेके क्वेश्चन आ रहे हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया से गणगौर का त्योहार मनाया जाता है और अलग अलग गणगौर है। कहीं गुलाबी गणगौर है, कहीं दींगा गणगौर है, कहीं बेतमार गणगौर है। ये सारी आर्ट एंड कल्चर में आपको याद रखनी है। ये थी आपकी मथेरना कला, बीकानेर की है। अब चलते हैं बेटे, और वो है पन्नीगिरी। अगली कला है पन्नीगिरी। पन्नीगिरी, पन्नीगिरी नजर नहीं आ रहा? ऊपर लिखूं क्या? ये आड़ा आड़ा होगा। पन्नीगिरी बेटे क्या होता है? पन्नीगिरी उर्वशी आप नहीं पहले पढ़ा रखा है। जिनको नहीं पढ़ाया वो बोले पन्नीगिरी होती कही है। जीतू सिंह, कृष्णा मैडम, अंदाज से नहीं, आपको भी पढ़ा रखा है पहले, इसीलिए सही जवाब दे पाए, बाकी जवाब दे ही नहीं पाते आप। सवाल बेटे, ये चांदी के बर्क जो आप लोग अभी दीपावली की मिठाइयां लाएंगे बाजार से, तो ये उसके बेसन की चक्की पे और वो काजू कतली पे जो चिपका रहता है चांदी का बर्क, ये हमारे उदयपुर में भी जो ही मालदास की शेरी में घुसते हैं, मालदास शेरी में घुसते ही एक रास्ता बोरवाड़ी जाता है और एक रास्ता मालदास की शेरी जाता है। वहां आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी है। उसके बीच में ही एक रास्ता जाता है भूतमहल। उस भूतमहल में आज भी कोई रहता नहीं है। कहते हैं कि रात को वहां पर डरावनी आवाजें आती हैं। इस भूतमहल के अंदर सारे मोमेडियंस एक छोटी सी चणबोर जैसी, चणबोर तो जानते हो ना, यानी छोटे मोती जैसी एक गोटी बनाते हैं। फिर उसके बाद में ये मेरे यहां जो लेक्चर स्टैंड है, इतना बड़ा नीचे लोहे का बना हुआ होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा छोटा चमड़े को 7-8 परतों में सिलते हैं और ये मोटा बनाते हैं। उस चमड़े को ऐसे दो रखते हैं, बीच में उसको रखते हैं चांदी को और चमड़े के ऊपर, उसके बाद ऊपर फिर चमड़ा रखते हैं और वो जो आपके पत्थर तोड़ने का जो होता है झूमरा जिसको कहते हैं, वो जोर जोर से उसके ऊपर पटकते हैं। पसीना पसीन हो जाता है आदमी और धीरे धीरे वो पतला और बारीक हो जाता है और उसी को कहते हैं बर्क। अब लिख लीजिए, पन्नीगिरी इजिकल टू चांदी के वर्क। चांदी के वर्क को कहते हैं, चांदी के वर्क। वर्क नहीं होता है, अपन वर्क लगाया यूं कहते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका नाम वर्क है, वर्क नहीं है। यह है आपकी पन्नीगिरी। अब आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा जयपुर में बेटी, अपने यहां तो नाम मात्र का वर्क बनता है, यह कला जयपुर की प्रसिद्ध है बेटी। पीट पीट के इसको काफी लंबा किया जाता है। 10 ग्राम चांदी से 160 वर्क बनते हैं। 10 ग्राम चांदी से 160 160 वर्क बनाए जाते हैं। तो आप देखें उसको कितना पीटा जाता है। चलिए सर, उसके बाद में आइए बेटे उस्ता कला। उस्ता कला लिखे बेटे, ऊंट की खाल पर सोने और चांदी की, ऊंट की खाल पर सोने और चांदी की कलात्मक चित्रांकन,
कलात्मक चित्रांकन अथवा नक्काशी ऑब्लिक मुनव्वती, बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, मुनव्वती कला उस्ता कला कहलाती है। मुनव्वती बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये उस्ता कला कहलाती है। इस कला के जन्मदाता हिसामुद्दीन उस्ता है। हिसामुद्दीन उस्ता है जो बीकानेर के रहने वाले हैं, अर्थात ये कला भी बीकानेर की ही है और यही परिवार इस कला को आज तक जीवित रखे हुए है। हिसामुद्दीन उस्ता को भी मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको बेटे पद्मश्री मिला वो ज्यादा दम वाली बात नहीं है, याद न रहे कोई बात नहीं, केवल कृपाल सिंह शेखावत का आप लोगों को याद रखना है, मगर इनाम इनको भी मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए अब चलते हैं पिछवई। जाना पहचाना है, अपने पड़ोस की कला है ये। हाँ ये आगे भी कर सकते हैं सर, लेकिन इसको सेव करके करना क्या है, इसलिए मैंने बिगाड़ दिया। अगर ऐसा करेंगे तो सेव हो जाएगा। नहीं होगा सर, आगे करेंगे तो सेव नहीं होगा। अच्छा तो अपन सेव अलग से करेंगे तो होगा। अच्छा यूं है, तब तो कोई बात नहीं। अब मैंने बोला बेटे नाथक द्वारा की पिछवई कला, सबसे पहला सवाल यह कि पिछवई होती क्या है। ये बार बार परीक्षा में आ रही है पिछवई कला। लेकिन बेटे कपड़े पर भगवान कृष्ण के चित्र, पिछवई कहलाते। कपड़े पर भगवान कृष्ण के चित्र पिछवई कहलाते हैं। अर्थात भगवान कृष्ण की लीलाओं का अंकन किया जाता है। भगवान कृष्ण की लीलाओं का अंकन किया जाता है। यह कला वर्तमान में देवगढ़ में भी विकसित हुई है। यह कला वर्तमान में देवगढ़ में भी विकसित हुई है बेटी। भगवान कृष्ण का कोई भी चित्र अगर कागज पर है तो उसको कहते हैं पान्ना। अगर किसी दीवार पर बना हुआ है तो उसको कहते हैं भित्ति चित्र। अगर कपड़े पर बना है उसको कहते हैं पिछवई। कागज इजिकल टू पान्ना। नंबर 2 दीवार इजिकल टू भित्ति चित्र। नंबर 3 कपड़े पर इजिकल टू पिछवई।
अब चलते हैं बेटे अगली कला राजस्थान की हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल में, और वो है फड़ चित्रण। फड़ फड़ चित्र। इसका प्रारंभ शाहपुरा भीलवाड़ा के इसका प्रारंभ शाहपुरा भीलवाड़ा के धूलजी ने किया था। धूलजी ने किया था। शाहपुरा भीलवाड़ा के धूलजी ने किया था। वर्तमान में इस कला को श्रीलाल जोशी और पार्वती जोशी ने बढ़ाया है। इस कला को उन्होंने बढ़ाया है। श्रीलाल जोशी एवं पार्वती जोशी ने इस कला को बढ़ावा दिया है आज की तारीख में फड़ चित्रण। अब लिखे बेटे, राजस्थान के देवी देवताओं के चित्र फड़ पर अंकित किए जाते हैं। राजस्थान के देवी देवताओं के चित्र इस पर अंकित किए जाते हैं। खास करके लोक देवताओं के चित्रों का अंकन होता है। खास करके लोक देवताओं के चित्रों का अंकन होता है। इसमें सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है। सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है। और सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की है। सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की है। अब लिखिए, फड़ का आकार 24x5। 24x5। कोई सी भी फड़ हो 24x5 की होती है। देवनारायण जी की 30x5। सामान्यतः फड़े 24x5 की होती है। बाबू जी की फड़ 30x5 की होती है। हाँ, देवनारायण जी। बाबू जी की 24x5 और कोई सी भी फड़ हो 24x5 की होती है। सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है, लेकिन बाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। और देवनारायण जी की 30x5 की फड़ होती है। अब आप लिखे बेटे, पार्वती जोशी देश की प्रथम महिला। पार्वती जोशी देश की प्रथम महिला फड़ चितेरी है बेटा। फड़ चितेरी है ये। देश की पहली महिला है ये फड़ चितेरी। बेटे, पुरुष होता है तो चितेरा कहते हैं, और लेडीज अगर आर्टिस्ट है तो चितेरी कहते हैं। तो श्रीलाल जोशी फड़ चितेरा और पार्वती जोशी फड़ चितेरी। अब मेरी बात समझिए आप। देश की पार्वती जोशी प्रथम महिला फड़ चितेरी है। इन्होंने 1992 में देवनारायण जी की सबसे छोटी फड़, देवनारायण जी की सबसे छोटी फड़
2 बाई 2 सेंटीमीटर की बनाई थी, 2 बाई 2 सेंटीमीटर की बनाई थी, जिस पर भारतीय डाक तार विभाग ने, जिस पर भारतीय डाक तार विभाग ने डाक टिकट जारी किया था, डाक टिकट जारी किया था, डाक टिकट जारी किया था। सवाल फड़ क्या होती है थोड़ा सा सुन लें, इसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। और खाली यही नहीं पूछ सकते बेटे, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो फड़ है, इस फड़ के अंदर किस किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। तो परीक्षा के हिसाब से अगर आप देखें तो अब मेरा निवेदन सुनिए। सवाल, किसी भी गांव में, स्कूल के अंदर, कॉलेज ग्राउंड में, कहीं पर भी अगर कोई स्टेज पहले से ही बना हुआ है, उस स्टेज पर फड़ का मंचन नहीं होता है, समझे? वो अपना अलग से स्टेज बनाते हैं। सवाल, स्टेज बिल्कुल लंबाई और चौड़ाई के नाप से बनता है, 6 फीट इधर, 6 इधर, 6 इधर और 6 इधर, ये 24 फीट हो गया। टेबल लगाते हैं, तख्ता लगाते हैं, ये वर्गाकार होता है, आयताकार नहीं होता। जब देवनारायण जी की बनाएंगे तो 30 फीट की होगी, तो 7.5 लंबाई, 7.5 चौड़ाई, और मिला करके ये 30 फीट हो जाएगी। इसकी हाइट 5 फीट होती है। इसके चारों ओर एक कपड़ा बांधा जाता है, वो कपड़ा जमीन को भी छूना चाहिए और ऊपर के इस कॉर्नर भी नजर नहीं आना चाहिए। जो टेबल पे आपने मंच बनाया, स्टेज बनाया है, उसके ऊपर बाबूजी के माता पिता, बाबूजी को जन्म लेते हुए, बाबूजी को झूला झूलते हुए, बाबूजी बड़े हो गए तो गाय चराते हुए, गाय चराने के बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो शादी होते हुए, शादी होते समय सूचना मिलती है कि गाय को चोर ले जा रहे हैं, तो फट शादी छोड़ करके और गाय को छुड़ाने के लिए फिर वहां जाकर के लड़ाई के चित्र होते हैं। लास्ट में बाबूजी मर गए। ये सारा चारों ओर चित्र में बना होता है। जब देवनारायण जी की फड़ है तो देवनारायण जी की कला लिखी होगी। जब तेजा जी की फड़ है तो तेजा जी हालांकि राजस्थान के लोक देवता नहीं है, मगर तेजा जी की भी फड़ होती है। तो ये इस तरह से होती है। सवाल, इसके अंदर मंच पर वो ही काम करेगा जो, अगर बाबूजी की फड़ का वाचन हो रहा है तो बाबूजी वो ही बनेगा जो बाबूजी का भोपा है। उसके बाद में यहां पर आदमी औरत की पोशाक पहन करके और लेडीज बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। लेडीज का मतलब लेडीज ही होगी। आदमी लेडीज के कपड़े पहन करके लेडीज का पार्ट अदा नहीं करेगा। ये लोग वही होंगे जो बाबूजी के भोपे हो। केवल भोपे ही मंच पर नाच सकते हैं, अन्य नाई। सवाल, हमारे बाबूजी का भोपा। सवाल, हाथ अंगुली और पांव मोमबत्तियां है ना, हाथ अगरबत्ती और पांव मोमबत्ती है। और कई बाबूजी बने ये। अरे अपने को बनाओ, जवान आदमी, उसके बाद में ओरिजिनल बड़ी बड़ी मूछें है महाराणा प्रताप जैसी मेरे, तो डायलॉग भी शानदार मारूंगा, आवाज भी बहुत बुलंद है मेरी, मैं लगता हूं बाबूजी, तो मेरे को बनाओ। मेरे को नहीं बनाए, क्योंकि आप बाबूजी के भोपे नहीं है। अब आपको मेरी बात समझिए बेटी। फिर बाद में बाबूजी के जीवन से संबंधित सारा दृश्य उस मंच पर दिखाया जाता है। इसको कहते हैं हम लोग फड़ का वाचन। अब एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, और वो क्वेश्चन ये है, इस फड़ के अंदर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए पहले भी बेटे रीट सेकंड लेवल में क्वेश्चन आ चुका है। इसके लिए रावण हत्ता का उपयोग किया जाता है। अब सवाल, रावण हत्ता क्या है, यह भी पूछा है।
एक बांस की छोटी सी खपच्ची लेते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी लेते हैं, और उसके एक तार बांध देते हैं। ये हो गया आपका धनुष। समझ गए मेरी बात? छोटा धनुष। छोटे बच्चों के धनुष के लिए हम डोरी बांधते हैं, इसके अंदर हम तार बांधते हैं, एक तार बांधते हैं। फिर उसके बाद में लंबी लकड़ी लेते हैं, वो ज्यादा लंबी होती है, लंबी क्या, इतनी लंबी होती है। एक साइड के अंदर हम लोग नारियल, आधा नारियल, पूरा नहीं, यानी आधा नारियल का मतलब कटोरी जैसी आकृति हो जाती है आधे नारियल की, उसके अंदर छेद करते हैं। बांस की डंडी पतली होती है तो वो आर पार चला जाता है। उस नारियल की कांचली पे, कटोरी नुमा आकृति पे चमड़ा मड़ा जाता है और चिपका दिया जाता है। फिर उसके एक खूंटी इधर लगाते हैं, एक खूंटी इधर लगाते हैं। फिर उसके बाद में एक छोटा सा लकड़ी का गट्टा लगाते हैं और इधर भी एक गट्टा लगाते हैं, ताकि उस खूंटी से बंधा हुआ तार थोड़ा ऊंचा रहे, इधर से भी थोड़ा ऊंचा रहे। नीचे गट्टा है, उस गट्टे के 3 कट लगा दिए जाते हैं, ताकि वो तार उस कट में पड़ा रहे, वो पास पास नहीं आ जाए। फिर ये 3 तार लकड़ी हाथ में पकड़ लेंगे। ये इस तरह से हमने लकड़ी हाथ में पकड़ ली, और उसके बाद में ये जो हमारे पास वो धनुष था, उस धनुष के तार से इस तार को रगड़ते हैं, बहुत शानदार आवाज आती है। ये तत् वाद्य यंत्र है, नारियल की कांचली से बना हुआ वाद्य यंत्र है, और इसको बजाते हैं। और उसके बाद में बाबूजी की फड़ का भोपार बोपी मंचन करते, खेल दिखाते गांवों में। सवाल, देवनारायण जी की फड़ में रावण हत्या का प्रयोग नहीं किया जाता, देवनारायण जी की फड़ में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग, जंतर वाद्य यंत्र मेरे सारंगी जैसा वाद्य यंत्र होता है। मगर इस बार कौन सा वाद्य यंत्र आने की संभावना है, ये मैंने एक दिन क्लास में गा के सुनाया था, रणसिंघा। इस वाद्य यंत्र को हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने बजाया है, इसलिए ये पॉपुलर हो गया है। और मेरा अंदाज है कि अभी ये किसी न किसी परीक्षा में आएगा जरूर, ठीक है ना। मैंने इसके लिए एक दिन गाना भी बोला था, जो मैं छोटा था, 6ठी 7वीं में पढ़ता था, जब मैंने इस गाने को गाया था। एक तो बेटे वो गाया था, चित्रकार तू चित्र बना दे वाला, और ये गाना मैंने गाया था, घन 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 रणसिंगा बाजे तरुणों तुम्हें पुकारा है, आज हमारी देवधरा को असुरों ने ललकारा है। इस रणसिंगा का उल्लेख किसी किताब में नहीं है, इस वजह से हम इसको उठा करके पूछेंगे, क्योंकि रणसिंगा आप जानते ही नहीं है कौन सा है, होता कई है। सवाल, ये युद्ध के दौरान सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए गाया जाता था। जब लड़ाई होती तो ये रण में, युद्ध में, रण क्षेत्र में गाया जाता था। हमारे चारण और भट्ट कवि इसको गाते थे, ये उस समय का गाना था। घन 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 रणसिंगा बाजे तरुणों तुम्हें पुकारा है, आज हमारी देवधरा को असुरों ने ललकारा है। ये गाना मुझे पूरा याद है, लेकिन आपके लिए 2 लाइन बराबर है। आपको यह बताना है ये कौन सा वाद्य यंत्र है। सवाल, वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, तत्, घन, अवनद्य और सुशील। सवाल, ये फूंक मार के बजता है, इससे ये सुशील वाद्य यंत्र है। तो ये 3 वाद्य यंत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए, जंतर, रावण हत्ता और रणसिंघा। ठीक है साहब, रणसिंघा में ग बड़ा है, घड़ी वाला, रणसिंघा। तो ये मैंने आप लोगों को बताया। अब सवाल बेटे, किस देवता की फड़ का वाचन नहीं होता है? अब आप लिखे बेटे, भस्मासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता है। भस्मासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता है। भस्मासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता। भस्मासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता। बाकी सभी फड़ का वाचन किया जाता।
अब एक चीज और सुनिए, ये भी परीक्षा में आई है, मैं उसको भी बता देना चाहता हूं। इस श्रीलाल जोशी ने और इस पार्वती जोशी ने अमिताभ बच्चन की फड़ भी बनी। अमिताभ बच्चन आप जानते हैं बेटे, ये सिने जगत का महान नायक है, ये आवाज की बुलंदियों पर है ये। सवाल, इसकी फड़ भी बनाई, किंतु इसकी फड़ की मान्यता नहीं मिली अभी तक और मिलेगी भी नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि श्रीलाल जोशी और पार्वती जोशी द्वारा अमिताभ बच्चन की जो फड़ बनाई गई है, इस फड़ को आज तक मान्यता क्यों नहीं मिली? बहुत सीधा जवाब है, पहले भी मैंने क्लास में ये बोला है, आप लोगों को मालूम होगा कि फड़ का वाचन भोपा और भोपी ही करते हैं, उसके बाद फड़ कहलाती है। सवाल, अमिताभ बच्चन का कोई भोपा भोपी नहीं है। अमिताभ बच्चन का किसी को भाव नहीं आता है। जब भाव नहीं आता है तो ये फड़ भी नहीं है, खत्म हुई बात। अब मेरी बात सुन रहा, यो नहीं कि अमिताभ बच्चन हमारे लोक देवता नहीं है, यहां उसकी बात नहीं हो रही। बात हो रही है कि अमिताभ बच्चन की फड़ को मान्यता क्यों नहीं मिली। तो जवाब बहुत सीधा ही है हमारे पास। परीक्षा में आने पर हमको एक ही जवाब देना है कि अमिताभ बच्चन के कोई भोपा भोपी नहीं। अब अगर थोड़ा सा मुश्किल पेपर छांटे तो पेपर है, कुछ भी आ सकता है। सवाल उसके अंदर हम लोग ये पूछेंगे कि फड़ खराब हो जाने पर, चूहे द्वारा काट दिए जाने पर, गंदी हो जाने पर, रंग उतर जाने पर, कट जाने पर, फट जाने पर इस फड़ का क्या करते हैं? तो आपको लिखना है बेटे, एक लाइन नोट करो, मैं बोल रहा हूं। फड़ को हमेशा पुष्कर झील में ठंडी की जाती है। पुष्कर झील में ठंडी की जाती है। इसको हमेशा पुष्कर झील में ठंडी की जाती है। ठंडी करने का मतलब होता है बेटे, इसको जलाते नहीं है, इसको जमीन में नहीं गाड़ते हैं और इसको ले जा करके डायरेक्ट पुष्कर झील के अंदर डुबो देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। यह है हमारी अपनी परंपरा। अब भस्मासुर की फड़ का वाचन, भस्मासुर लिखा हुआ चाहिए, क्या लिखा है? हाँ, भैंसासुर। भैंसासुर ही भस्मासुर ही थे। बेटे, भस्मासुर की जगह पर भैंसासुर लिख दो, वो उसी का नाम है। अरे जिंक और जस्ता एक ही बात है यार। भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता है, ठीक है ना। सवाल, ये भैंसासुर किसके देवता है? बावरिया जाति के। ये बावरिया जाति के लोग जब भी चोरी करने जाते हैं तो भस्मासुर की सेवा करके जाते हैं ताकि ये पकड़े नहीं जाए। अगर इसका वाचन करावें तो पड़ोस के लोग सुन लें कि आज तुमने वाचन कराया, इसका मतलब आज तुम चोरी करने जा रहे हो। तो कोई भी अगर मान लीजिए दुश्मन है तो पुलिस को सूचना दे देगा कि इसने आज इस का वाचन कराया है, तो आज ये चोरी करने जाएंगे, इसलिए इसका वाचन नहीं करते। बावरिया पर भी मैंने एक क्वेश्चन पहले भी बोला था, विष्णु अगर वन्य जीवों की रक्षक है तो राजस्थान की भक्षक जाति कौन सी है? ये बावरिया। ये 12 में सहरिया जनजाति के साथ रहते हैं और ये राजस्थान के वन्य जीवों की भक्षक जाति है। फिर मैंने कहा था इनके हाथ में 24 घंटे गुलेल होती है और उसके बाद में जो भी चिड़िया तोता जो भी है उसको फट से मारते हैं और ये खाते रहते हैं। ये वन्य जीवों की भक्षक। क्वेश्चन क्या था सुन ले, अगर राजस्थान में विष्णोई वन्य जीवों की रक्षक है तो राजस्थान की कौन सी जाति वन्य जीवों की भक्षक? तो आपको जवाब देना है ये बावरिया जाति के लोग वन्य जीवों के भक्षक। ये थी बेटे आपकी राजस्थान की
विभिन्न कलाएं जो मैंने आपके सामने बोली, मेन मैंने आपको बता दिया है। अब आपको और भी क्या देखना है, तो छोटे छोटे हस्तकरघा उद्योग जो हमारे यहां पर चल रहे हैं, तो 2-3 शहरों के आपको याद रखने हैं। सवाल जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मैंने पहले भी पढ़ाते समय कई बार बोला है, यहां मूर्तियां बनती है और वो भी मार्बल की मूर्तियां बनती है। उसके बाद में ये जो काला पत्थर जो निकला है, इस काले पत्थर की भैंसलाना के अंदर काला पत्थर है और भैंसलाना से ये काली मूर्तियां भी बनाते हैं और व्हाइट मूर्तियां भी बनाते हैं। इसके अलावा जयपुर प्रसिद्ध है, आपने सुना हो, जो भी जयपुर जाता है एक रजाई जरूर खरीद के लाता है, उसको कहते हैं पाव रजाई। उसके बाद में सांगेंदरी प्रिंट की साड़ियां, उसके बाद में जूतियां, उसके बाद में पोमचे, ये सभी जयपुर के प्रसिद्ध हैं। पोमचा बार बार आ रहा है परीक्षाओं में, क्या होता है पोमचा, क्या होता है नानड़ा, क्या होती है कटकी। आज जो हम कपड़े पहन रहे हैं वो पोशाक में नहीं आएंगे। हम नानड़ा क्या है, कटकी क्या है, कछाबू क्या है, ऐसे क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। तो सवाल बेटे पोमचा पहले भी कई बार आया है। हम लोग उदयपुर के इस पोमचा को पीलिया कहते हैं। जब हमारी कोई बहन बेटी पहली बार बच्चे को जन्म देती है तो अपने भाई लोग उसके लिए वो पीली साड़ी लेकर के जाते हैं, नाउ इज कॉल्ड पीलिया। आजकल परंपरा बदल गई, बदली हुई परंपरा से हमें कोई लेना नहीं है। ये कपड़े बेचने वाले पीलिया बेचने के लिए फालतू का नाटक कर रहे हैं कि लड़का हुआ जो आप पीलिया ले गए और लड़की हुई तो आप गुलाबी रंग का लेकर के जाओ। हमारे यहां केवल एक बार ले जाने की परंपरा है, पहली बार लड़का हुआ या लड़की, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग पोमचा लेकर के जाते हैं और रंग पूछा था पोमचे का रंग कौन सा होता है, आपको लिखना है बेटे पीला। ये गुलाबी फुलाबी दुकान वाले बेचने के लिए नाटक करते हैं। सवाल उससे हमें मतलब नहीं है, हमारी राजस्थान सरकार क्या कह रही है, तो पोमचे का रंग पीला होता है। ये पोमचे और ये चीज आपको जयपुर की। जब जोधपुर की बात आ जाती है तो जोधपुर के अंदर बादला, उसके बाद में मोजड़ियां, उसके बाद में मोटड़े, और उसके बाद में साफे, और उसके बाद में कोट, ये जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। और आपको जानकारी होगी कि बेटे भारत की किसी भी पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है, सिर्फ जोधपुरी कोट को मान्यता मिली है। इससे हमारे जो भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ध्वजारोहण करेंगे, ऐसी स्थिति में उन लोगों को जोधपुरी कोट, बंद गले का कोट है, कलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः ये कलर डार्क ब्लू कलर के होते हैं सामान्यतः, मगर आवश्यक नहीं है कि इसका कलर फिक्स हो। एकदम सफेद भी होता है, लेकिन होगा बंद गले का, वो वी आकार वाला कोट नहीं होगा। मेरी बात सुनिए ना। तो ये अलग अलग स्थानों की अलग अलग स्थितियां हैं जिन्हें आप देखना है। मैंने आज आपको राजस्थान के लघु उद्योग भी समाप्त करा दिए, यानी कि कुटीर उद्योग मैंने आपको पूरे करा दिए। मेरे साथ हिसाब से ये उद्योग वाला टॉपिक समाप्त हो गया। फिर याद दिला दें, कुटीर उद्योग यानी कि हस्तकला उद्योग 25 लाख से कम, लघु उद्योग 25 से लेके 5 करोड़, मध्यम उद्योग 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़, और वृहद उद्योग 10 करोड़ से अधिक। सवाल ये निवेश की राशि है, अगर इतना निवेश किया जाता है तो ये उद्योगों की अलग अलग श्रेणी में आते हैं। तो मैंने हस्तकला उद्योग पढ़ाया जिसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, 25 लाख से नीचे, कम होनी चाहिए, ये मैंने आप लोगों को बताया। और इसी के साथ में मेरा आज का ये टॉपिक लघु उद्योग या कुटीर उद्योग राजस्थान के समाप्त हो गए। अब सवाल यह कि कल क्या टॉपिक पढ़ाना रहा, आपके सिलेबस में जो भी हो बता दो, और नहीं तो मेरे पास भी सिलेबस पढ़ा है, देख के बता दूंगा। ठीक है, कि कौन सा टॉपिक हमको अगली बार पढ़ना है। राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं आपको बता दी, पढ़ा दिया। ठीक है, राजस्थान की जनसंख्या मैंने करा दी आपको, नहीं कराई? राजस्थान की जनसंख्या नहीं कराई? कितने लोगों को राजस्थान की जनसंख्या कराई? मैंने पढ़ाया राजस्थान की जनसंख्या।
इसका मतलब नए लड़कों को राजस्थान की जनसंख्या नहीं पढ़ाई, तो फिर आप लोगों को राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं भी नहीं पढ़ाई होगी। और सबसे अहम है सिंचाई परियोजनाओं में, हालांकि हम लोग सब सिंचाई परियोजना देखेंगे, चंबल देखेंगे, माई देखेंगे, उसके बाद में 2 बाहर है और उसमें हमारी पार्टनरशिप है, दैट इज भाखड़ा, और भाखड़ा के बाद में व्यास परियोजना। व्यास परियोजना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्यास परियोजना से ही राजस्थान को सर्वाधिक बिजली मिल रही है। दूसरी, इस व्यास नदी के पानी पर ही हमने एक पोंग बांध और बनाया है, जो शीतकाल में जब पानी कम पड़ जाता है और इस नहर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस वक्त पर हम पोंग बांध से ही राजस्थान नहर में पानी छोड़ते हैं। शीतकाल में पानी कम क्यों पड़ जाता है, ये सारा इंदिरा गांधी नहर पढ़ाऊंगा जब आपको बताऊंगा। तो ये मैंने पढ़ा दिया है तो ठीक, और नहीं पढ़ाया तो आप जो बोले उसको हम कल शुरू करेंगे, ठीक है सब। इसी के साथ में आज वाला मैटर समाप्त हुआ, समय भी पूरा हो गया। कल आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा किसी नए टॉपिक के साथ।